अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनोट्रोपिक ड्रग्स। इनोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में जो हम पेशेंट के लिए कंसिडर करते हैं, जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के मसल्स के बढ़ाती हैं। मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कार्डियक आउटपुट बढ़ाती हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनोट्रोपिक ड्रग्स का? हमें पता है कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है उसको अगर हम बढ़ाएं तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है। राइट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। अब इनोट्रोपिक ड्रग्स में हमारे पास 3 क्लासेस हैं: डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। तो ये जो तीनों है, इनका काम करने का तरीका यही है कि इन्होंने कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी हार्ट की और इस तरह कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, और सेम ये हम हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के पेशेंट को ही प्रेस्क्राइब करते हैं, उन्हीं में ही ये ड्रग्स जो है कंसिडर करते हैं। और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सर्वाइवल रेट ये बढ़ाती हैं। ठीक है, अब डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स जो हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स, ये इनको डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स जो है इनको कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं, और ये डिजिटालिस प्लांट से इनका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, अब डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स में मल्टीपल हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट सेव है ना हमारे पास, वो है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन के बारे में ये है कि वो कैल्शियम कंसंट्रेशन हमारे हार्ट में बढ़ाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, डिजॉक्सिन के बाद एक और बात याद रखनी है कि इट हैज़ लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसकी जो थेराप्यूटिक डोज होती है उसमें और इसकी जो टॉक्सिक डोज होती है उसमें बहुत कम फर्क है। ठीक है, हमें इसकी डोज बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है, और मोस्टली जो इसकी जो डोज हम देते हैं, हम लो सीरम कंसंट्रेशन में इस ड्रग को मेंटेन रखते हैं, 0.5 से 0.8 नैनोग्राम पर ml। और यही डोज जो है हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में बेनिफिशियल है। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये जो ड्रग है ये एक्ट कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो हमारा हार्ट का जो मसल है, जो मायोसाइट है, ठीक है, कार्डिक मायोसाइट में हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कार्डिक मायोसाइट है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, ठीक है, ये ऐसे करता है कि ये सोडियम को बाहर की तरफ मूव करता है, और पोटेशियम जो है वो पोटेशियम की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलरली मूव करता है। अब जब सोडियम बाहर की तरफ मूव करता है तो इसी तरह हमारे कार्डिक मायोसाइट में सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब सोडियम की जो कंसंट्रेशन है ना बाहर की तरफ जाएगा, और जो पोटेशियम है वो अंदर की तरफ। ठीक है, अब सोडियम बाहर की तरफ जाएगा तो इट विल क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेल के अंदर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो हमारी मायोसाइट में प्रेजेंट होता है वो इस तरह करता है कि कैल्शियम को, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ख़त्म करने के लिए, इसकी वजह से कैल्शियम को बाहर की तरफ मूव करेगा और सोडियम को अंदर की तरफ। ठीक है, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ेगी और जो कैल्शियम है ना वो बाहर की तरफ मूव करेगा। कैल्शियम बाहर की तरफ मूव करता है तो ऑब्वियसली कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है विद इन अ सेल इट फॉल्स, कम हो जाती है। ठीक है, तो हम देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं डिजॉक्सिन। यहाँ से आप बुक से एक दफ़ा इसको अच्छे से देख लो, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए, ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट है जो सोडियम पोटेशियम को एक्सचेंज करता है, मतलब सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलरली मूव करेगा और पोटेशियम इंट्रासेलुलरली। अब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा ना सेल के अंदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में इस तरह की वजह से अब सोडियम जो है सेल के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है इसको सोडियम को बढ़ाने के लिए, मतलब कैल्शियम जो है वो एक्सचेंज होता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब डिजॉक्सिन इस तरह करता है कि वो इसको ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को। वो जब इसको इनहिबिट कर देगा तो सोडियम जो है उसका एक्स्ट्रा सेलुलरली मूवमेंट नहीं होगी,
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तो उसकी वजह से कैल्शियम सेल के बाहर मूव नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज होगी। डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम स्पेस को कर देगा ब्लॉक, तो सोडियम बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, जिस तरफ पहले कर रहा था। ठीक है, अब जब पहले कर रहा था सोडियम तो उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा था क्रॉस द मेम्ब्रेन। बाहर कंसंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा थी, अंदर कम थी, तो कैल्शियम उसको पूरा करने के लिए कैल्शियम बाहर की तरफ मूव करता था सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर में, और सोडियम अंदर की तरफ मूव करता था। अब चूंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही क्रिएट नहीं होगा तो कैल्शियम बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल में बढ़ेगी, और ऑब्वियसली हमें फ्री कैल्शियम की कंसंट्रेशन चाहिए। अब जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हार्ट की बढ़ेगी, हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि एक और बात, कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल में बढ़ गई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, इसको इन्वेट करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमें ये चीज़ देखनी है कि वैगल टोन भी ये बढ़ा देता है। नंबर 2, वैगल टोन बढ़ जाती है मतलब एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन बढ़ाता है। अब एसिटाइलकोलिन जब बढ़ेगा ना तो हार्ट रेट भी ऑटोमेटिकली कम होगा और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी, मतलब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, प्लस ये एवी कंडक्शन जो है ना वो हार्ट फेलियर में बढ़ जाती है, उसको भी कम करेगा। ठीक है, एवी नोड के थ्रू, एवी नोड, तो इट इज़ गुड फॉर एट्रियल फिब्रिलेशंस। ठीक है, एट्रिया के जो एरिथमियास उनको ट्रीट करने के लिए भी दिस इज़ गुड। डिजॉक्सिन जो है वो वेगल टोन बढ़ा देगा, एसिटाइलकोलिन बढ़ेगी। एसिटाइलकोलिन जो है ऑफ कोर्स वो हार्ट रेट कम करेगी और ऑक्सीजन डिमांड कम करेगी। ठीक है, प्लस ये एवी कंडक्शन भी कम कर देगा, तो हमारे जो हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे और इधर से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। ठीक है, और इसके फिर हमने थेराप्यूटिक यूज़ देख लेना। थेराप्यूटिक यूज़ में हमने ये देखना है कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के पेशेंट को हम ये देते हैं मेंटेन करके यही डोज जो मैंने आपको ऊपर बताया है 0.5 से 0.8 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का जो पेशेंट है उसमें जो है ना सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। मतलब जब हार्ट है, हार्ट में कि जो हार्ट के मसल्स में रिमॉडलिंग हो जाती है, हार्ट के में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हार्ट के जो फाइबर्स हैं फिब्रोसिस की वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं कि वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस ये हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के पेशेंट को हम कंसीडर करते हैं। फिर हम इसकी जो है फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये देखना है आपने पहली बार कि ओरली भी अवेलेबल होती हैं और आईवी भी अवेलेबल होती हैं। दूसरा, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिजॉक्सिन का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसका ये जो है इसकी हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, 30 to 40 आवर्स की हाफ लाइफ होती है इसकी। ठीक है, अब इसकी जो एलिमिनेशन होती है ना वो थ्रू किडनी होती है। ठीक है, तो रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट जो है उसमें इसकी डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जिनकी रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट को अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इसकी टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, अब एक और बात जो हमने कल डिस्कस की थी फार्माकोकाइनेटिक्स में कि ये जो है ना पी ग्लाइकोप्रोटीन के इनहिबिटर के साथ कभी भी इसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि अब जो डिजॉक्सिन है ना, डिजॉक्सिन को एक तो इसके लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। ठीक है, इसकी थेराप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज में बहुत कम फ़र्क है, इसलिए हम इसका सीरम कंसंट्रेशन जो है वो मतलब कम ही होती है, कम रखते हैं इसकी डोज। दूसरा, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है इफ्लक्स पंप है एक तरह का जो कि ड्रग को सेल के बाहर निकालता है। ये इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है और ब्रेन में भी। ठीक है, अब बी ग्लाइकोप्रोटीन के इनहिबिटर्स जिससे हमने कल पढ़ा था वीरापैमिल है, जिस तरह वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही है वीरापैमिल, वो पी ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो मेंटेन ही रख सकती है और डिजॉक्सिन जो है वो
अगर आप नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज में भी दे रहे होगे ना तो डिजॉक्सिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स ये देखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस के एंजाइम को ब्लॉक। हमने ये चीज़ देखी है। अब ना ये इस इधर जो है ना, इसको ब्लॉक करने के टाइम पोटाशियम की जो साइट है ना, मतलब पोटाशियम के साथ compete करता है, इसके साथ बाइंड करने के टाइम। तो अगर पेशेंट है ना, उसका सीरम पोटाशियम का लेवल कम है, मतलब उसको है हाइपोकैलेमिया, तो कम पोटाशियम अवेलेबल होगा इसके साथ compete करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉक्सिन जो है पोटाशियम बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करेगा। और पोटाशियम क्योंकि कम है, ठीक है, उसके मुकाबले में वैसे ही कम है। हम डिजॉक्सिन को बेशक थेरेप्यूटिक डोज में ही दे रहे हैं, नॉर्मल डोज में ही दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में पोटाशियम तो कम है ना। जब सोडियम पोटाशियम एटीपेस के साथ बाइंड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉक्सिन बाइंड करेगा पोटाशियम के बाइंडिंग साइट के साथ, तो ये कॉज करवाएगा डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी। नंबर 2, हमने यहाँ पे पीछे देखा है कि ये एवी कंडक्शन कम कर देता है डिजॉक्सिन, ठीक है, वेगल टोन बढ़ा के एवी कंडक्ट। तो हमने इसको बाकी ड्रग्स के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना जो कि एवी कंडक्शन को ऑलरेडी कम करवाती हैं, लाइक जिस तरह बीटा ब्लॉकर हो गया, डिल्टियाजिम, कैल्शियम, वेरापैमिल वगैरह के साथ हम इसको एडमिनिस्टर नहीं करना, ठीक है। तीसरी बात ये है कि हमने ये देखना है कि डिजॉक्सिन जो है जीआईटी एडवर्स इफेक्ट स्पीक करवाता है, लाइक नॉरेक्सिया, वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, येलो विजन, ब्लड विजन, इससे विजन में भी अफेक्ट पड़ता है हमारी नॉर्मली, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसको पी ग्लाइकोप्रोटीन के इनहिबिटर्स के साथ नहीं देते, वो पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओके, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि डिजॉक्सिन के बाद बाकी जो हमने यहाँ पे 2 ड्रग्स डिस्कस की थी, यहाँ पे ये बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। अब बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है, अच्छा, बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हमारे पास कौन से प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास हैं ये डोपामीन और डोब्यूटामीन, और वो जो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है ना, वो है मिलिरिनोन। अब इसको इन दोनों, ये भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है ना कार्डिक मायोसाइट में बढ़ाती हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती हैं। बट अब ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे? अब जिस तरह डिजॉक्सिन है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस के पंप को इनहिबिट करके उसने कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। तो ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में से काम करेंगी। अब आप ये डायग्राम देखो, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखें, अब बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है ये यहाँ पे करता है बाइंड बीटा रिसेप्टर के साथ। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, ये बाइंड करता है डोपामीन और डोप्यूटामीन। और ये पता है एक एंजाइम एक्टिवेट करता है एडिनाइलाइल साइक्लेज, ठीक है। एडिनाइलाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस करना है। अब एडिनाइलाइल साइक्लेज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ना, वो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है, और जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज होता है ना, वो कैल्शियम के चैनल्स की करवाता है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम का फ्लो जो है, ये फॉस्फोराइलेशन कराता है कैल्शियम के चैनल्स की, कैल्शियम का फ्लो जो है वो सेल के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं कि एडिनाइलाइल ये बाइंड करना है इसने अपने रिसेप्टर पे, और इसने एक्टिवेट करना है एडिनाइलाइल साइक्लेज को। एडिनाइलाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। अब एक और चीज़, जब जो साइक्लिक एएमपी है ना, वो हाइड्रोलाइज भी हो रहा होता है एएमपी में, मतलब कंटिन्यूली। हमने अगर ये जो साइक्लिक एएमपी है इसकी कंसंट्रेशन, अगर हम इसकी जो हाइड्रोलिसिस को रोक दें फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर से, मिलिरिनोन से,
तो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर यहाँ पे एक्ट करके इसकी हाइड्रोलिसिस रोकेगा, तो साइक्लिक एएमपी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन काइनेज जो है वो कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी, ताकि इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़े। अब ये जो दोनों ड्रग्स हैं ना, ये बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और ये फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है, ये दोनों हम आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं और एक्यूट हार्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए देते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में, राइट, ताकि हमने हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको बढ़ाएं और फिर कार्डिक आउटपुट जो है वो हार्ट का क्या हो, बढ़ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में देते हैं। इस चीज़ की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी जो है ना हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग्स देते हैं वो लास्ट लेक्चर का डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।